H6 विधि और विधान की पहली मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा। विधि, देख तू ना ज्यादा दादी अम्मा ना बन, समझी ना। अब मेरा दिमाग और ज्यादा ना खराब कर। 2 दिन के बाद तू यहाँ से मुंबई के लिए निकल रही है तो बस निकल रही है। ये मेरा आखिरी फैसला है। छोटी को भी वैसे भी मैंने बता दिया है, जब तक तेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक तुझसे उसके साथ हॉस्टल में ही रहना है। उसने अपनी वार्डन से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे वहां रहने से। फिर उसके बाद तू। जानवी, विधि तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? तू मेरी बात सुन पहले, उसके बाद ही कोई फैसला कर। मुझे अभी बस मेरी ग्रेजुएशन को देखते हुए और कुछ ऑनलाइन पूछे गए सवालों के जवाब देने के बाद उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे वहां बुलाया है। कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं कि मैं ये इंटरव्यू में पास होगी भी या नहीं। लेकिन तेरा ऐसा नहीं है, तुझे तो जॉब मिल गई है, तो क्यों मेरे लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही है? जानवी विधि की बातों को बीच में ही काटते हुए बोली। विधि, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो कोई भी इंटरव्यू बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लेगी। अच्छा ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं ये जॉब करूं तो ठीक है, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त तुझे मंजूर है तो मैं ये जॉब जरूर करूंगी। मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। अब आगे। परंपरा होटल काल्पनिक नाम। बनारस काशी का सबसे बड़े और लग्जरियस होटल के एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे। वहां के लोगों की बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई मीटिंग चल रही है। वहां का माहौल बहुत ही कोल्ड लग रहा था। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। एक लड़का, यही कोई 24 से 25 साल के आसपास का होगा, वो हेड की जगह बैठा हुआ था। उसका ऑरा बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी उस शांति को चीरते हुए उन्हीं के बीच बैठा एक आदमी बोला, आदमी, ये तुम गलत कर रहे हो विधान ओबरॉय। वो जमीन हमारी है, हमने उसे पैसे देकर उसे खरीदा है। उस जगह पर माल बनाने का काम भी कल से शुरू होने वाला है। और तुम कह रहे हो कि वो जमीन उन गरीब अनाथों और भिखारी को मैं दान में दे दे तो? ऐसा हम भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी वो अचानक ही पीछे की साइड गिर पड़ा। सभी ने डर से घूंट भर लिया, क्योंकि विधान ने अपनी गन से उसके माथे के बीचों बीच ही शूट कर दिया था, जिससे उसने वही दम तोड़ दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विधान ओबरॉय ही था, जो अपने काम के सिलसिले में यहाँ बनारस काशी में आया था। और आते के साथ साथ ही उसने एक कुछ ऊपर भी भजे दिया था। विधान ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है, और गलत बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। विधान ओबरॉय के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करेगा, उसका विधान ओबरॉय यही हश्र करेगा। अगर तुम सभी में से किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है, मैं उसे उस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। ऊपर पहुंचकर विधान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोले। वो सभी एक साथ बोले, नो 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 सो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कहाँ साइन करना है? आप जहाँ भी बोलेंगे साइन बस बोलिए। आप करने के लिए, हम सभी वहाँ साइन करने के लिए तैयार है। विधान, गुड, वेरी गुड, तुम सभी मुझे समझदार लगते हो। पेपर तुम्हारे सामने ही है, साइन करो और निकलो यहाँ से। सभी ने जल्दी जल्दी अपने अपने साइन किए और साइन करके वहाँ से 9-2-11 हो गए। उन पेपरों को एक नज़र देखकर विधान ने अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड से उन्हें लेने को कहा और उस कमरे से निकलकर इस होटल में उसके लिए बुक कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद वो अपनी टाई की नोट को ढीला करते हुए उसे निकालकर वॉशरूम में चला गया और शावर के उसके नीचे वॉल से अपने हाथों को रखकर टिकाते हुए और अपनी आंखें बंद कर लिया। शावर से गिरता पानी उसकी बॉडी पर मोतियों के समान चमक रहे थे। 6 पैक ऐप से अच्छा लगती हुई पानी की बूंदें उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। शावर लेने के बाद टैप को बंद करके वहां टंगी बाथरोब को पहनकर वॉशरूम से निकलकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में रेडी होकर विधान अपने कमरे में से बाहर निकल गया और वहां से सीधा होटल की पार्किंग में चला गया, जहां पर उसकी कार ड्राइवर लिए खड़ा था। विधान अपने ड्राइवर से कार की लिया और खुद ही ड्राइव करते हुए होटल से निकल गया। उसके पीछे की गाड़ियों में उसके बॉडीगार्ड भी आ रहे थे, जो सेक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करते थे। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। विधान गाड़ी से निकलकर मंदिर के दूसरे साइड चल गया, जिस साइड पर घाट था। वो 4 से 5 सीढ़ियों को छोड़कर उसके बाद वाली सीढ़ी पर जाकर बैठ गया।
और उस स्वच्छ जल से भरे हुए घाट को एकटक देखने लगा, जो इस वक्त अनगिनत संख्या में जल रहे दीपों से उसका पानी चमक रहा था। उस स्वच्छ जल से भरे उस घाट को एकटक देखने लगा। इस समय उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। यहाँ पर उसे बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिल रहा था। अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि वहां इस घाट की सीढ़ियों के निचले साइड से उसे किसी सिसकने की आवाज आने लगी। ना चाहते हुए भी विधान उस आवाज को सुनकर उस ओर जाने लगा। विधान को न जाने क्या असर हुआ कि वह धीरे धीरे उस सीढ़ियों से अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ रहा था, ठीक वैसे वैसे वो सिसकने की आवाज तेज होती जा रही थी। विधान एक जगह जाकर रुक गया और सामने की ओर देखने लगा, जहां एक लड़की पानी के बिल्कुल पास वाली सीढ़ी पर बैठे हुए अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रो रही थी, जो न जाने क्यों विधान के दिल को के अंदर दर्द दे रहा था। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा अपनी घुटनों से निकाला और पानी में देखने लगी। पानी में उसकी छवि अब पूरी तरह से दिख रही थी। वहां सीढ़ियों पर जल रहे हैं, वहां ढेर सारे दीपक की रोशनी के कारण उस लड़की का चेहरा पानी में दिखाई दे रहा था, जो एकदम साफ तो नहीं, लेकिन काफी हद तक दिख रहा था। उस पानी में उसे लड़की की छवि देखते ही विधान देखा ही रह गया। तभी वह लड़की सिसकते हुए बोली, लड़की, मैं क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जानू भी मान नहीं रही है और बाबा को मैं अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। एक अनाथ लड़की को उठाकर अपनी बेटी के समान प्यार दिया है उन्होंने, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़ दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? भोले बाबा, कोई तो रास्ता दिखाए ना आप। मेरा बचपन आपके ही छाया में बीता है, आपके चरणों में बीता है। आज आपकी बेटी आपसे सहायता मांग रही है। भोले बाबा, मुझे कोई तो रास्ता दिखाए आप। वो लड़की कोई और नहीं विधि ही थी, जो अपने अशांत मन को यहाँ शांत करने आई थी। विधि सिसक सिसक कर भोलेनाथ से विनती कर रही थी। घंटे वो रोती रही। विधान का दिल तो कह रहा था कि वो उसके पास जाए और उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा दे, मगर दिमाग है कि इसकी परमिशन ही नहीं दे रहा था। विधि को काफी देर हो गई थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। जैसी ही मुड़ने को हुई कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। उसे पीछे पानी में गिरता देखकर विधान की तो सांसें ही अटक गई। विधान फौरन एक्शन में आते हुए विधि की तरह बढ़ गया। विधि पानी में गिरती कि उससे पहले ही विधान ने उसका एक हाथ पकड़ लिया। विधि का चेहरा अब विधान के सामने था। विधान ने जैसे ही विधि देखा तो देखा ही रह गया। सिचुएशन ये थी कि विधि पानी की ओर झुकी हुई थी और विधान ने उसके एक हाथ को पकड़ रखा था। विधान विधि का सा सुंदर चेहरा देखते ही विधान की धड़कनों की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। विधि ने डर से अपनी आंखें मींच ली थी, जिसे वो दिखने में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके फेस के फेसियल एक्सप्रेशन को देखकर विधान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्द ही छुपा लिया। विधान तो विधि के बालों को देखते ही दंग रह गया था। विधि के बाल इतने सुंदर थे, साथ ही साथ वो इतने ज्यादा लंबे थे कि उसके हल्के से झुकाने की वजह से ही उसके आधे बाल पानी में टच हो रहे थे। इतनी सिंपल, इतनी सादगी में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? विधान बहुत ही आश्चर्य में था। पानी में खुद को नहीं गिरता देखकर विधि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा विधान की नजरों से जा टकराए। विधान तो विधि की गहरी काली आंखों में ही खो गया। वही हाल विधि का भी था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक, दिल कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रखानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है, ये रिस्मे वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है, सुना है, ये रिस्मे वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। कभी दर्द सी, कभी जर्द सी, जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहते हुई मेहरबां, हाथ बढ़ के थामती, एक वो नजर, एक वो निगाह, रूह में शामिल इस तरह, बन गया अफसाना एक बात से पहली दफा, पा लिया है ठिकाना, बाहों की है पनाह, सुना है, ये रिस्मे वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है, सुना है, ये रिस्मे वफा है, ये रिस्मे वफा है, जो दिल पे नशा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है, वो पहली दफा है।
लगे बेवजह अल्फाज जो वो ज़रूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए, बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह, प्यार था अनजाना, हुआ साथ में पहली दफ़ा, ये असर अब जाना, क्या रंग है ये चढ़ा, सुना है, ये रिस्म वफ़ा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफ़ा है, सुना है, ये रिस्म वफ़ा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफ़ा है। विधान भी तो था ही इतना हैंडसम कि विधि की नज़रें विधान के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। विधान की गहरी नीली आंखें वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही सेम टू से हाल विधान का भी था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को ही निहारते रहे। कुछ देर बाद विधि के हाथों में दर्द का एहसास होने लगा, जिससे विधि होश में आ गई। विधान का उसे ऊपर ना खींचते देखकर वो चिढ़ गई। अब तो लटके उसके हाथों में कुछ ज्यादा ही दर्द भी होने लगा था। विधि विधान को खोया हुआ देखकर चिढ़कर विधान से बोली, विधि, ओ मिस्टर, अगर आपका मुझे ताड़ना हो गया हो तो कृपया करके मुझे ऊपर तो खींचिए, वरना हम तो पानी में ही गिर जाएंगे। विधि की आवाज से विधान होश में आया। एक नज़र विधि पर डालते हुए उसे एक झटके में अपनी ओर ऊपर खींच लिया। विधान ने इतनी तेजी से उसे अपनी ओर खींचा था कि विधि के होंठ विधान के होठों को छू गए। इस एक्शन से दोनों की ही आंखें बड़ी हो गई। विधि की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जैसे ही विधान से दूर होने लगी कि विधान ने तुरंत ही अपने एक्शन में आते हुए विधि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से और भी ज्यादा चिपका लिया और अपने होठों को चलते हुए उसे किस करने लगा। अब तो विधि के और भी ज्यादा होश उड़ गए थे। उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। विधान विधि से दूर होना चाहता था, मगर उससे दूर नहीं जा पा रहा था। विधि के होठों उसे और भी ज्यादा चूमने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनकी किस लगभग 15 मिनट तक चली। विधि की जब सांसें उखड़ने लगी तो वह विधान के कंधे पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मारने लगी, जिससे विधान को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा रहा था, लेकिन विधि की सांसों को उखाड़ता देखकर ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में उसे विधि के होठों को छोड़ना पड़ा। जैसे ही विधान विधि से के होठों छोड़कर उसे दूर हुआ तो विधि जोर जोर से सांसें लेने लगी, जिससे विधि का चेस्ट भी ऊपर नीचे होने लगा। उसे देखते ही विधान को और भी ज्यादा अपने अंदर गर्मी का एहसास होने लगा। वो अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को खोलते हुए एकटक विधि के चेस्ट की ओर घूरे जा रहा था। वही जैसे तैसे करके विधि ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और गुस्से में विधान की ओर देखने लगी तो विधान की नजरें कहीं और ही थी। जब विधि ने विधान की नजरों का पीछा किया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए गुस्से से। आप सभी को क्या लगा शर्म के कारण विधि के लाल गए हो? आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय। CH7 नाजायज औलाद है विधि का विधान। अब तक आपने पढ़ा विधान, हाउ डरे यू, लड़की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टू स्लैप विधान ओबरॉय, मेरे यानी के विधान ओबरॉय पर हाथ उठाने के। विधान ने विधि के हाथों को मोड़ते हुए उसे पीठ से लगाकर अपने दांतों को पिसते हुए बोला, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बातें और तुम्हारा ये चेहरा मेरे दिल में एक अलग ही पहचान लेकर छप गया था, मगर तुमने ये जो मुझे थप्पड़ मारकर अपनी ये 2 कौड़ी की औकात दिखाई है ना, उस चीज के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही झेलनी पड़ेगी, जिससे तुम झेल नहीं पाओगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू विधान ओबरॉय, स्टूपिड गर्ल, ये मेरा तुमसे विधान ओबरॉय का वादा है। स्टूपिड गर्ल, और ये जो तुम अपनी पवित्र एनॉल का डोन कर रही हो, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की क्या इज्जत होती है वो मुझे अच्छे से पता है। कोशिश करना कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो तब तक तुम मेरी आंखों के सामने ना आने की कोशिश सकता करना। तो हो सकता है मेरा कुछ गुस्सा काम हो, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अभी से इसी पल से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। Along with you, your loved ones will also be punished for your mistake. तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वालों को भी मिलेगी। Because विधान ओबरॉय doesn't leave anything to anyone. क्योंकि विधान ओबरॉय अपना किसी पर कोई भी उधर नहीं छोड़ता है। विधान ने एक झटके से विधि को धक्का मार कर छोड़ दिया। ये तो अच्छा था कि विधि वक्त रहते ही संभल गई और विधान ने भी उसे इतनी जोर से धक्का नहीं मारा था जिससे वो पीछे पानी में गिर जाए। विधान विधि पर अपनी जलती हुई एक नज़र डालते हुए विधान पीछे मुड़कर वहां से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की ओर चला गया।
विधि को अब जाकर कहीं रियलाइज हुआ था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। विधान की धमकियों से और उसके खतरनाक ऑरा को देखकर ही वो अंदर ही अंदर डर से कांप गई थी। विधि को बहुत तेज रोना आ रहा था। वो तेजी से वहां से अपने घर की ओर दौड़ते हुए भाग गई। अब आगे शास्त्री निवास। विधि जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची तो देखा कि हाल में ही लगे सोफे पर जाह्नवी और विश्वनाथ जी दोनों हाल में लगे सोफे पर बैठे थे। दोनों ही आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी विश्वनाथ जी की नजर विधि पर पड़ी। उसे देखकर वो बोले, विश्वनाथ जी, विधि बिटिया आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। विधि, बाबा वो हम घाट पर गए थे तो वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। विधि बहुत ही आसानी से अपने आंसुओं को छुपाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोली और आकर विश्वनाथ जी के पैरों के पास नीचे बैठकर उनकी गोदी में अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। विश्वनाथ जी, विधि क्या हुआ बिटिया? क्या आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं? विश्वनाथ जी विधि के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले। विधि, नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। हम वो बस थोड़ा सा थक गए हैं, इसलिए बस थोड़ा सा सोना चाहते हैं। विधि की बात सुनकर विश्वनाथ जी जाह्नवी की ओर देखने लगे, जो उन्हें इशारों से कुछ कहने के लिए कह रही थी। विधि, आप दोनों में ये क्या इशारेबाजियां चल रही है? जरा हमें भी तो बताए, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है यहाँ? विश्वनाथ जी, विधि बिटिया, क्या आपको ये लगता है कि हम आप तीनों के सपनों के बीच की एक रुकावट है? विधि, नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कब कहा आपसे? अरे आपकी ही वजह से तो हम तीनों ने अपने सपनों को देखना शुरू किया और आप ऐसा कह रहे हैं। विधि विश्वनाथ जी के पैरों से अपना सिर उठाते हुए उनकी तरफ देखते हुए अपनी सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, विश्वनाथ जी, विधि बिटिया, हमें सब मालूम पड़ गया है। जाह्नवी बिटिया ने हमें सब बता दिया है। आप हमारे लिए अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़ने के लिए तैयार है। क्या आप ये गलत नहीं कर रही हैं? माना कि आप हमसे प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हमें छोड़कर नहीं जाना चाहती है, पर अगर आप ऐसा कुछ करेगी तो हमें लगेगा कि हम अपने बच्चों के सपनों के बीच आ रहे हैं, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। विधि, लेकिन बाबा, हम आपको अकेले छोड़कर कैसे चले जाए? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। विश्वनाथ जी, हाँ तो हम कब कह रहे हैं कि आप हमारे बिना रहो? हमने तो ये सब कुछ कहा ही नहीं है आपसे, जो आप ऐसा कुछ सोच रही हैं बिटिया। विधि, बाबा, आप कहना क्या चाहती हैं? आप कब से इस जानू की बच्ची की तरह बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घूमने लगे हैं? विधि अपना मुंह बनाते हुए बोली, जिसे देखकर विश्वनाथ जी हंस पड़े और वही जाह्नवी का तो मुंह ही बन गया और वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी। विश्वनाथ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको हमारे बिना नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आप दोनों के साथ मुंबई चलेंगे। विधि, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भी चल रहे हैं। क्या क्या कहा आपने बाबा? आप फिर से बोलिए, क्या आपने वही कहा जो हमने सुना है? विधि खुशी से के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। विश्वनाथ जी, हाँ हाँ बिटिया, हम चलेंगे। अब भला हम अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकते हैं? जहाँ हमारे बच्चे वही हमारा घर। विश्वनाथ जी की बात सुनकर विधि खुशी से उनके सीने से लग गई। दोनों को गले लगा हुआ देखकर जानव कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी कूदते हुए जाकर उन दोनों के गले लग गई। तीनों ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इस बीच विधि विधान को पूरी तरह से भूल चुकी थी। विधान उसके जहान से निकल गया था। तीनों ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। विधान का कमरा क्या पता चला, उसके बारे में विधान अपने सामने खड़े अपने बॉडीगार्ड रवि की ओर देखते हुए बोला, रवि बॉस, वो यहाँ शिवपुरम से है। पंडित विश्वनाथ शास्त्री की गोद ली हुई बेटी। गांव वालों से उनके बारे में पूछने पर पता चला है कि कोई उन्हें मंदिर की सीढ़ियां पर छोड़ गया था, तब वो केवल एक दिन की ही थी। विश्वनाथ शास्त्री और उनकी पत्नी आरती विश्वनाथ शास्त्री ने ही इन्हें मंदिर की सीढ़ियां से उठाकर अपनी बेटी का दर्जा दिया है और उनकी परवरिश की है। इनकी मां आरती जी मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। जिस वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त उनकी गाड़ी में आरती जी के साथ साथ विश्वनाथ शास्त्री के छोटे भाई और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तीनों की ही मौत हो चुकी है। विश्वनाथ शास्त्री जी के छोटे भाई और उनकी पत्नी की दो बेटियां हैं, जिनकी परवरिश भी विश्वनाथ शास्त्री जी ने ही की है।
गांव वालों की बातों से ऐसा लग रहा था गांव वाले उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, इक्का दुक्का ही होंगे जो पसंद करते हैं। गांव वालों का इसे नफरत करने का और नापसंद करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका मानना है कि ये किसी की नाजायज औलाद है, जिसकी वजह से इनके माँ बाप ने फेंक दिया था। रवि की बातें सुनकर विधान को गांव वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और साथ ही उसके दिल में एक विधि के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। लेकिन विधि के मारे गए थप्पड़ की वजह से उसे विधि पर हद से ज्यादा गुस्सा था। उसका मन तो विधि को माफ करने का था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि वो अभी इसी वक्त जाकर विधि का गला ही दबा दे। लेकिन कहीं ना कहीं विधान अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। विधान के एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, पर उसे विधि से पहली नजर का प्यार हो गया था। लेकिन विधान की का पहली नजर का प्यार उसकी पहली मुलाकात की नफरत के सामने कमजोर पड़ रही थी। विधान, मैंने जो पेपर रेडी करवाने के लिए कहा है उसे जल्द से जल्द रेडी करवाओ। मुझे कल तक वो पेपर चाहिए, और साथ ही मैंने जो अरेंजमेंट करवाने के लिए कहा था वो भी परसों शाम तक हो जानी चाहिए, क्योंकि कल मैं पूरा दिन बिजी रहूंगा। उसके अगले दिन दोनों काम हो जाना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। रवि, ओके बॉस, हो जाएगा आपका काम। इतना बोलकर वो मुड़कर जाने लगा। अभी 2 कदम ही चला था कि विधान ने उसे रोक दिया। विधान, रुको। रवि, जी बॉस, कुछ और काम था क्या? विधान, तुमने उसका नाम तो बताया ही नहीं। उसका नाम क्या है? अब ये मत कहना कि तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता है, और उसके बारे में तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली बिन उसका नाम जाने ही। रवि, सॉरी बॉस, मैं उनका नाम ही बताना भूल गया था। विधि शास्त्री नाम है उनका। इतना बोलकर रवि वहां से पीछे मुड़कर चला गया। विधान ने अपने मन में दोहराया। विधि का विधान, विधान की विधि। कई बार विधान ने ना चाहते हुए विधि के नाम को अपने मन में दोहराया, खुद के साथ विधि का नाम और विधि के नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए। उसे काफी सुकून मिल रहा था। उसे विधि के नाम को अपने साथ जोड़कर अपना नाम उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। विधान अपने बेड पर लेटे लेटे विधि के बारे में सोचने लगा। विधि के बारे में सोचकर कभी तो विधान के फेस पर हल्के से स्माइल आ जाती है, तो अभी आंखों में गुस्सा भर जाता। ऐसे ही सोचते सोचते ना जाने रात के किस समय उसकी आंख लग गई। क्या करने वाला है ये विधान? क्या इन दोनों में हो जाएगी नफरत, या सब कुछ भूल कर हो जाएंगे एक? जानने के लिए पढ़ते रहें मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय। CH8 आप मुझे भाई बोल सकती हो। अब तक आपने पढ़ा। विधान, मैंने जो पेपर रेडी करवाने के लिए कहा है उसे जल्द से जल्द रेडी करवाओ। मुझे कल तक वो पेपर चाहिए, और साथ ही मैंने जो अरेंजमेंट करवाने के लिए कहा था वो भी परसों शाम तक हो जानी चाहिए, क्योंकि कल मैं पूरा दिन बिजी रहूंगा। उसके अगले दिन दोनों काम हो जाना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। रवि, ओके बॉस, हो जाएगा आपका काम। इतना बोलकर वो मुड़कर जाने लगा। अभी 2 कदम ही चला था कि विधान ने उसे रोक दिया। विधान, रुको। रवि, जी बॉस, कुछ और काम था क्या? विधान, तुमने उसका नाम तो बताया ही नहीं। उसका नाम क्या है? अब ये मत कहना कि तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता है, और उसके बारे में तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली बिन उसका नाम जाने ही। रवि, सॉरी बॉस, मैं उनका नाम ही बताना भूल गया था। विधि शास्त्री नाम है उनका। इतना बोलकर रवि वहां से पीछे मुड़कर चला गया। विधान ने अपने मन में दोहराया। विधि का विधान, विधान की विधि। कई बार विधान ने ना चाहते हुए विधि के नाम को अपने मन में दोहराया, खुद के साथ विधि का नाम और विधि के नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए। उसे काफी सुकून मिल रहा था। उसे विधि के नाम को अपने साथ जोड़कर अपना नाम उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। विधान अपने बेड पर लेटे लेटे विधि के बारे में सोचने लगा। विधि के बारे में सोचकर कभी तो विधान के फेस पर हल्के से स्माइल आ जाती है, तो अभी आंखों में गुस्सा भर जाता। ऐसे ही सोचते सोचते ना जाने रात के किस समय उसकी आंख लग गई। अगली सुबह विधि मंदिर से अपने अपने भोले बाबा की आरती करके और भोले बाबा को प्रणाम करके घर वापस आकर जानवी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। विधि, जानू ये क्या कर रही है तू? जल्दी जल्दी हाथ चला ना अपना, वरना हम दोनों ही कॉलेज के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। जानवी, सब पता है मुझे। क्यों इतनी जल्दी मचा रही है तू आज कॉलेज जाने के लिए?
कल तो बड़ा बोल रही थी। जानवी, मेरी एक शर्त है, तुझे बाबा को मानना पड़ेगा। अगर बाबा मान गए तो ही मैं ये जॉब करूंगी। ब्ला 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 ब्ला, देखा ना तूने मेरा कमाल, कैसे मैं बाबा को यूं 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 चुटकियों में मान लिया। लेकिन तू तो कितनी एहसान फरामोश निकली रे विधु। विधि, तुझसे तो एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोला गया मुझे। चल थैंक यू ना बोलती ना सही, कम से कम मेरे लिए मेरे फेवरेट तेरे हाथों के बेसन के लड्डू ही बनाकर खिला देती। लेकिन तू तो बड़ी ही एहसान फरामोश निकली रे विधु। विधि, जानवी फुल ऑन नौटंकी करते हुए बोली। विधि, हाँ तू सही कह रही है जानू, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे तुझे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए था, और तेरे फेवरेट अपने हाथों के बेसन के लड्डू तुझे भर भर कर खिलाने चाहिए थे। ये बोलते हुए विधि अपने हाथों में लिए बेलन को गोल गोल घूमते हुए एक इविल स्माइल के साथ जानवी को कर घूर कर देखने लगी। जानवी, छोड़ना जाने दे, तू नहीं भी बोलेगी तो भी मुझे पता है तू दिल ही दिल में मेरा धन्यवाद कर रही होगी। और लड्डू का क्या है, वो तो तू बाद में ही बनाकर खिला देना, हम आकर खा लेंगे। मुझे इतना भी कुछ खास पसंद नहीं है, वो तो मैं तेरा दिल रखने के लिए बोल देती हूँ कि मुझे तेरे हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद है, वरना मुझे लड्डू तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू रहने दे बनाने के लिए, अभी हमें लेट हो रहा है तो हमें कॉलेज के लिए जल्दी हो निकलना होगा। मैं रेडी होकर आती हूँ। जानवी विधि के हाथों में बेलन को देखकर डर से घुट निगलते हुए बोली और विधि को जीभ चिढ़ाते हुए किचन से निकलकर भाग गई। उसकी ये हरकत देखकर विधि मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। दोनों में बस 1 महीनों का अंतर था। छोटे बड़े में विधि 1 महीने बड़ी थी जानवी से, और जानवी विधि से 1 महीने छोटी थी। विधि अपने बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाती थी अपनी दोनों बहनों की प्रति, और वही जानवी उससे 1 महीने छोटा होने का पूरा फायदा उठाती थी, उसे चिढ़ाकर शैतानियां करके। अभी तीसरे शैतान से तो आप मिले ही नहीं हैं। बहुत ही जल्द इन दोनों की छोटी बहन से आप सभी को मिलवाएंगे, तब तक के लिए आप सभी को थोड़ा वेट करना होगा। विधि, ये पता नहीं कब सुधरेगी। चल विधि बेटा, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा, मुझे जल्द से जल्द रोहन सर को बताना भी तो होगा ही ना कि मैं ये जॉब करूंगी। बाबा मान गए हैं। विधि की खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं था। ब्रेकफास्ट बनाकर विधि ने डाइनिंग टेबल पर ले जाकर उसे सजा दिया। तीनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और विश्वनाथ जी को प्रणाम बोलकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर दोनों ही बहनें कॉलेज के लिए निकल गई। परंपरा होटल। वीर, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई से, राइट? वीर, तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती है ना? आई टोल्ड यू राइट, मैंने तुमसे कहा था ना। इन माई एब्सेंस यू विल टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ द कंपनी। मेरे ना रहने पर वो तुम ही कंपनी के सारे डिसीजन लोगे। सो वाई आर यू बॉदरिंग मी बाय कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन? तो यू बार बार मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? इफ आई वॉज नॉट फोर्स्ड टू लीव आई वुड नॉट हैव टोल्ड यू। मैं अगर मजबूर नहीं होता ना तो तुम्हें बताता। अब रखो फोन, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेवकूफ। इतना बोलकर विधान ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। विधान, किसी दिन ना इसका खून हो जाएगा मेरे हाथों। मुझे वक्त पर पहुंचने की आदत है, पर इस बेवकूफ की वजह से मैं आज 5 मिनट लेट हो जाऊंगा। इतना बोलकर शिवाय अपने ब्लेजर को हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल गया। एवीओ कॉलेज। मिस विधि, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हमें भी आप जैसे एक ब्रिलियंट लड़की के साथ काम करके हमें भी अच्छा लगेगा। आपके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। आपने बिना सीखे इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो सोचिए थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप कितनी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजर बनेगी। विधि, थैंक यू सो मच सर, मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा काम पसंद आया। मुझे भी आपके साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और शायद आगे चलकर मैं भी आपकी ही तरह एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकूं, जो कि मेरा सपना है। आपकी ही वजह से मैंने अपने सपने को दोबारा देखना शुरू कर किया है। थैंक यू सो मच रोहन सर, आप मेरी लाइफ में भगवान बनकर आए हैं। रोहन, क्या है मिस विधि, आप हमें भगवान ना बनाइए, हम एक नॉर्मल इंसान ही है, या यूँ समझ लीजिए कि हम एक जौहरी है जिसने एक बहुत ही बेहतरीन हीरे की परख की है। विधि, सर आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाए, ना कि मिस विधि कह के। रोहन, ओके मिस, ओ सॉरी विधि, अब ठीक है। विधि, हम अब ठीक है सर। रोहन, वैसे अभी तो अपने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया है, और आप अभी से ही सर कह रही हैं। वैसे भी मैं सिर्फ ऑफिस में सर हूँ, और काम के समय
बाकी इस ना तो आप मेरी एम्प्लॉय हैं और नहीं हम ऑफिस में हैं, तो बाहर में आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाए विधि। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। विधि, आप तो मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? और मेरे बाबा कहते हैं कि अपनों से बड़ों का नाम नहीं लेते, उन्हें रिस्पेक्ट से दी जाती है। रोहन, हम बात तो सही है, तो क्यों ना एक काम करो, आप मुझे भाई बोल सकती हो, मुझे अगर आपको बुरा ना लगे तो। कुछ समय बाद, विधु लगता है हमारे गेस्ट आने ही वाले हैं या फिर आ चुके हैं। देखना तभी ये हमारा मोटा प्रिंसिपल देख कैसे भागा भागा मेन गेट की ओर जा रहा है। जानवी ने हंसकर प्रिंसिपल का मजाक उड़ाते हुए कहा, विधि, चुप कर मेरी माँ, अगर अभी यहाँ किसी ने सुन लिया ना, तो अगर प्रिंसिपल से उसने बता दिया, तो हम दोनों की खैर नहीं, अपने साथ साथ मुझे भी तू ले डूबेगी। अब चल यहाँ से। प्रिंसिपल सर ने खास तौर पर हम दोनों को ही गेस्ट के स्वागत के लिए कहा है। जानवी, हाँ हाँ चल चलते हैं। वैसे भी मेन गेट की तरफ लड़कियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट है वो हो ना हो कोई हैंडसम यंग मैन ही होंगे। जानवी कॉलेज के मेन गेट की तरफ बहुत एक्साइटेड होते हुए देखकर बोली, जिसे देखकर विधि ने नामे से हिला दिया, जैसे कि कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता है, पूरी दुनिया भले ही सुधर जाए पर ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। विधि उसे इग्नोर करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर जानवी भी भागते हुए उसके पीछे हो ली। विधि अपने हाथों में फूलों की माला लेकर खड़ी हो गई। जानवी भी उसी के बगल में अपने दोनों हाथों को प्रणाम की अवस्था में जोड़कर सीधा खड़ी हो गई। तभी मेन गेट पर एक के बाद एक लगातार 15 से 20 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी बाहर निकलकर खड़े हो गए। उन्हीं गाड़ियों के बीच की एक गाड़ी थी जिसका फ्रंट डोर ओपन हुआ, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी एज यही कोई 29 से 30 साल के आसपास रही होगी। वो गाड़ी से बाहर निकला, जल्दी से जाकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। सभी क्यूरोस होकर देखने लगे। वही उसे गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक लड़का फुल एटीट्यूड के साथ आंखों पर गॉगल्स लगाए अपने ब्लेजर को ठीक करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। उसकी एज यही कोई 24 से 25 साल के आसपास रही होगी। दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सुर्ख लाल होंठ, गोरा रंग, हाइट 6'3" के आसपास रही होगी। आंखें तो किसी ने अच्छी नहीं क्योंकि आंखों पर गॉगल्स लगा हुआ था। उसे देखकर प्रिंसिपल आगे बढ़कर अपने हाथ उससे मिलाते हुए बोले, प्रिंसिपल सर, नाइस टू मीट यू मिस्टर ओबरॉय। हमारे बुलाने पर आप यहाँ आए, इसके लिए थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। वही उसे देखकर विधि तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड ही हो गई थी। उस लड़के को देखते ही विधि की आंखों के सामने कल रात की सारी बातें किसी रील की तरह नाचने लगी। विधि अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंद उभरने लगी, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विधान ओबरॉय ही था, जो यहाँ आप स्पेशल गेस्ट बनकर आया था और साथ ही इस कॉलेज का ओनर भी था। विधान, माहिर अंकल, प्रिंसिपल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए, ना कि मिस्टर ओबरॉय कहकर। आप यहाँ के प्रिंसिपल होने के साथ साथ मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त और मेरे अंकल हैं, इसलिए दोबारा आप मुझे मिस्टर ओबरॉय मत कहिएगा, मुझे आप विधान विधान कहकर बुलाइएगा। माहिर जी, प्रिंसिपल सर, ओके बाबा, ठीक है। विधान, अब ठीक है ना? विधान की नज़र अभी विधि पर नहीं पड़ी थी। विधि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वो अब छुप भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे ही तो विधान के स्वागत के लिए कहा गया था। तभी विधि के दिमाग में एक आइडिया आया। 111। क्या आइडिया आया विधि के दिमाग में? क्या होगा अब? क्या करेगी विधि? अब खुद को विधान से छुपाने में क्या हो पाएगी विधि कामयाब? या हो जाएगा दोबारा इन दोनों का आमना सामना? या है नियति को कुछ और ही मंजूर? जानने के लिए पढ़ते रहें मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।